अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा, क्लास 10 में कल हमने जो गैसियस एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पढ़ा था, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि ये हमारी बॉडी में सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं प्रोसेस होने के लिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम ब्रीथ करने में हमें आसानी होती है। हम ब्रीदिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसके दो फेजेस होते हैं, एक को हम इनहेलेशन कहते हैं और दूसरे फेज को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन फेज बेसिकली क्या होता है कि व्हेन वी इनहेल समथिंग, हम कोई चीज अपने सांस की नाली के अंदर लेकर जा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम इनहेल करना कहते हैं। और एक्सहेल करने को क्या कहते हैं? जब हम कोई चीज अपनी बॉडी से निकाल रहे होते हैं बेसिकली इन द हवा की फॉर्म में, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सहेल करना कहेंगे। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात आती है तो यहाँ पे साइड बाय साइड हमारी बॉडी में, मैंने आपको जैसे कल बताया था कि लंग्स का क्या स्ट्रक्चर है, मैंने कल आपको एक वर्ड डायफ्राम यूज किया था, रिब्स यूज की थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, या जब हम सांस में से अपनी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी में साइड बाय साइड चल क्या रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो रिब्स के मसल्स हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है वो सुकड़ जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग जब हम एक्सहेल करेंगे तो उसका उल्ट होगा। उसका उल्ट क्या होगा कि हमारे रिब मसल्स क्या कर जाएंगे? रिलैक्स कर जाएंगे। तो अब जब रिब मसल्स आपके इनहेल करने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करते साथ ही वो, आप सांस ले रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, आपके रिब मसल्स किधर करके इकट्ठे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिब्स रेज हो जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। लेकिन जब आप सांस को बाहर की तरफ अपनी हवा माउथ के थ्रू निकालते हो तो क्या होता है? आपकी रिब मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाती हैं। अब मैंने यहाँ कल आपको जिक्र किया था कि वर्ड आपने डायफ्राम याद रखना है, और मैंने कहा था कि डायफ्राम की शेप क्या होती है? डोम शेप मस्कुलर ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? ये आपके लंग्स के नीचे लोकेट करता है। इसी टाइम पे जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, यानी कि सांस ले रहे हो, तो आपका डायफ्राम क्या करता है? डोम शेप डायफ्राम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से वो क्या हो गया? वो इकट्ठा हो गया। और जब वो इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया? वो आपको ऐसे लगेगा कि वो लोअर जा रहा है, इकट्ठा होने से वो नीचे की तरफ आपको दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप एयर एक्सहेल कर रहे होते हो तो क्या होगा कि आपका डोम शेप डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, और ये अपनी डोम शेप जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो अपनी डोम जो शेप है उसको वो रेस की पोजीशन में आपको नजर आएगा। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। जब आप इनहेल करोगे तो आपका डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका डायफ्राम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। अब जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, ये जहां से जिसको के एयर कैविटी, यहाँ पे चेस्ट एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। आपको खुद फील होता है जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपको लगता है कि आपकी चेस्ट कैविटी, जिसे थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, उसका एरिया इंक्रीज हो गया है। अब जब चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया तो जो लंग्स थे जिनके अंदर हवा जमा होनी थी, वहां पे लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप एक्सहेल कर रहे होगे तो जब आप हवा बाहर निकाल रहे हो तब आपका चेस्ट कैविटी रिलैक्स हो गई है, तो आपका क्या होगा? एरिया रिड्यूस हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का, और आपका वहां पर जो लंग्स है ना उस पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। अब आपने इसमें एक चीज याद रखी है कि जब एयर आपकी बाहर से लंग्स के अंदर आती है तो वो क्या होता है? वो आपका इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, जिसको सांस लेने का प्रोसेस कहते हैं। और जब लंग्स, अब क्या होगा कि जब एयर लंग्स से बाहर जाएगी तो लंग्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इस प्रोसेस में क्या होगी? एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी आपकी बॉडी से। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। जब भी आपने इस टॉपिक को लर्न करना है तो इन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि इफ अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, एक मसल रेज एक पोजीशन में रेज हो रहा है तो दूसरी पोजीशन में वो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। जब आप इन स्टेप्स को काउंटर पार्ट करके रिवाइज करोगे, याद करोगे, तो आपको इस मैकेनिज्म को याद करने में आसानी होगी। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करती चलूं कि जो आम इंसान ब्रीथ करते हैं वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। आप कोई काम नहीं कर रहे, आप रिलैक्स हो, आप बात कर रहे हो, तो ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है।
लेकिन समटाइम्स ये होता है आप कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। अच्छा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब आपका ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब आपको समझ नहीं आती ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है। अब हमारा ब्रीदिंग रेट बेसिकली कहाँ से कंट्रोलर है? हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। और ब्रेन का बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स है ना, वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन से। सेंसिटिव ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ गई आपकी बॉडी में, तो वो फौरन अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो गई तो क्या करेंगे कि वो तो सेल को कोलैप्स कर देंगे, तो वो फौरन एक्टिव होते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स ज्यादा सेलुलर काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों ज्यादा काम करते हैं? वो इसलिए ज्यादा काम करते हैं क्योंकि कार्बन रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब इनको फिक्र लग गई है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या करना है, बॉडी से निकालना है। अब उस निकालने के लिए क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो वो मैसेज जाएगा ब्रेन के थ्रू, किसको जाएगा, रिब मसल्स और डायफ्राम को मैसेज पहुंच गया, भाई जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। तो फिर क्या होगा कि आपके ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो वो अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इसको क्या कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग को तेजी तेजी से परफॉर्म रेस्पिरेटरी सेंटर करेंगे, सो दैट कि तेजी से ही आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो। क्योंकि मोर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में स्टे करेगी तो वो क्या करेगी, इट विल बी हैजर्डस। सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमें हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रेट क्या है। प्लीज ये आपने टाइम जरूर याद रखना है। और क्लास 10th की जो बुक का टॉपिक है, मैं अभी आपको टॉपिक बताती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर आपने कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि अक्सर ये पेपर में आ जाती होती है। अच्छा जी, इसमें अब आप देख रहे हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में 21% है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंस्पायर्ड एयर में 0.04% है, ये लेकिन एक्सपायर्ड एयर में 4% है। इसका मतलब है कि ये जो टेबल है इसमें आपने इनकी कंसंट्रेशंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका बेशक आप हाईलाइट कर लें क्योंकि अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में ये आ जाते होते हैं।